हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता था, हमने कल यहाँ से स्टार्ट करा था आपका ये चीज। ये हम पढ़ चुके थे सब चीजें। हम आगे की चीजें आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपका। ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे। क्लियर। कुछ महत्वपूर्ण मदों का वर्णन। जो महत्वपूर्ण मद है उसका चंदा या अभिदान। ये राशि आयगत होती है। इसे आय व्यय खाते में, क्रेडिट में तथा प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट में लिखते हैं। प्राप्ति में भुगतान खाते में कई वर्षों का चंदा दिया होता है। आय व्यय खाते में चालू वर्ष का चंदा ही दिखाया जाता है, चाहे वह प्राप्त हुआ हो या नहीं। तो आपका चंदे से रिलेटिव तो बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यह राशि आयगत होती है। कैसी होती है? आयगत होती है। इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट में, आय व्यय खाते के क्रेडिट में तथा प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट में लिखते हैं। ये प्राप्ति भुगतान खाते में कई वर्षों का चंदा दिया होता है। प्राप्ति भुगतान खाते में कई वर्षों का चंदा दिया होता है। आय व्यय खाते में चालू वर्ष का चंदा ही दिखाया जाता है, चाहे वह प्राप्त हो नहीं। मतलब आय प्राप्ति और भुगतान खाते में तो कई वर्षों का चंदा दिया होता है, लेकिन आय व्यय खाते में आपका चालू वर्ष का ही चंदा दिखाया जाता है। ठीक है। वसीयत से प्राप्त राशि, लेगेसी। यह राशि अनावर्ती प्रकृति की होती है। कैसी? अनावर्ती प्रकृति की होती है। इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। इसे पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। ठीक है। सामान्य विशेष दान, स्पेसिफिक डोनेशन। बिना किसी उद्देश्य से प्राप्त दान या आयगत मानकर आय व्यय खाते के क्रेडिट में लिखा जाता है, जैसे कमरे बनाने के लिए दिया गया दान इत्यादि। संपत्ति का विक्रय, सेल्स ऑफ एसेट। प्राप्ति भुगतान खाते, संपत्ति को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसे डेबिट पक्ष में। आय व्यय खाता, बेचने से प्राप्त लाभ क्रेडिट साइड में। उसके बाद प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फी आपकी, यह आयगत होती है। इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट में दिखाना चाहिए, लेकिन इसमें जब इसे पूंजीगत माना जाए तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फी। यह जीवन में एक बार ही दिया जाता है, इसलिए इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं। पुराने अखबारों से तथा खेल की बिक्री से प्राप्त आय, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मेंटेनेंस। आयगत, आयगत व्यय क्रेडिट साइड। समर्पित निधि या आधा कोष एंडोर्समेंट फंड। जब संपत्ति खरीदने में दी गई राशि में से दायित्व पक्ष में लिखते हैं। मानदेय या व्यावसायिक शुल्क का भुगतान, ऐसे व्यक्ति को किया गया भुगतान जो संस्था का कर्मचारी नहीं है। मानदेय या व्यावसायिक शुल्क कहलाता है। यह आयगत व्यय आय जो आय व्यय डेबिट साइड। विशेष कोष, इनकी आय एवं इनमें से किए गए व्यय। यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोष रखे जाते हैं, उस पर जो आय प्राप्त होती है इसके जोड़कर चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है। देखो, हमारी जो विशेष मदद थी वो हमने कर ली। हम आज यहाँ पर आपकी एक बार मैं आपको पूरा इसका एनपीओ का रिकैप दे देता हूँ एक बार। ठीक है। गैर व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत, पेशेवर इत्यादि के लेके एनपीओ, नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। गैर व्यापारिक संस्थाओं के हिसाब किताब का लेखांकन 3 उनमें रखा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। आगम शोधन खाता, ये मैंने बता ही दिया कि आपका कैश बुक जैसा होता है। इनकी महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ लेते हैं। यह खाता वास्तविक खाता है। कैसा खाता है? वास्तविक खाता है। इसमें खाता कहता है वास्तविक खाता। इसमें लेखे करने के लिए वास्तविक खातों के नियम लागू होते हैं। इसमें सभी प्राप्तियां चाहे आएगा तो या पूंजीगत तो डेबिट पक्ष में लिखते हैं। भुगतान आएगा पूंजी धनी पक्ष है। इस खाते का अंतिम शेष ही बैंक रोकड़ अंतिम शेष होता है। ठीक है। ये वाला आपका हो गया। यहाँ पर इसमें सब प्रथम वर्ष के प्रारंभ की रोकड़ प्राप्त पक्ष में दिखाते हैं। इसमें समायोजन का लेखा नहीं किया जाता। नगद व्यवहारों का लेखा तिथिवार किया जाता है। इसमें सदैव ऋणी शेष होता है। इसमें केवल नगद लेन देन का लेन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं इनकी इंपोर्टेंट बातों पर। एक नाम मात्र खाता है। एक नाम मात्र खाता है। यह आगम शोधन खाता तथा अन्य समायोजन के आधार पर बनाया जाता है। इसमें पूंजीगत प्राप्ति भुगतान का लेखा नहीं होता है। इसमें प्रारंभिक तथा अंतिम शेष को भी नहीं लिखा जाता है, चाहे वह रोकड़ बैंक से संबंधित हो। इसमें सभी समायोजन के आते हैं। इसमें रिवेन्यू ट्रांजैक्शन का लिखा होता है। डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई होता है। ठीक है। आय एवं खाते का प्रारूप ये हो गया। उसके बाद चिट्ठे में ध्यान देने योग्य बातें। संपत्ति पक्ष की ओर उपार्जित आय पूर्वदत्त व्यय, दायित्व पक्ष की ओर पूंजीगत प्राप्ति, दायित्व पक्ष में चालू वर्ष में प्राप्त की गई अग्रिम आय। प्रारंभिक पूंजी निधि में से आय व्यय खाते का अधिक सरप्लस जोड़ा जाता है तथा कमी डेफिसिट को घटाया जाता है। ठीक है। तो हो गया चिट्ठे का प्रारूप। ये तो हमने वो कर लिया था। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारी आई थी वो हमने सब आपकी कर ली है दोस्तों, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों।
कुछ दोस्त मेरे कह रहे थे पीडीएफ, नहीं, पीडीएफ तो देखो भाई, आप